हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसमें जो आपका जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पिछले बार जो एग्जाम हुए थे उसमें जो पूछे गए थे क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 50 जो क्वेश्चन है उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएं, ताकि आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो आपके क्लियर होते रहे। मे बी कि आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर है। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन के नियम में से कौन सा है। ठीक है, यानी जो ऊर्जा प्रवाह का जो नियम है लिंडमैन का, उसमें कौन सा है। क्या लिंडमैन का 10% का नियम है, यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन के नियम में से कौन सा है। क्या पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन का जो नियम है, क्या ये है कि लिंडमैन का 10% का नियम है, या फिर लिंडमैन का 15% का नियम है, या फिर लिंडमैन का 20% का नियम है। तो ये जो नियम है लिंडमैन का वो कौन सा है, तो वो है लिंडमैन का 10% का नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये जो है आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये जो लिंडमैन है इनका जो 10% का नियम है वो ये कहता है कि केवल 10% ऊर्जा एक पौष्टिकता स्तर से उच्च स्तर में स्थानांतरित हो जाती है। यानी जो 10% ऊर्जा है वो पौष्टिकता के जो है उच्च स्तर माने उच्च लेवल पे जो है स्थानांतरित हो जाती है, बाकी जो ऊर्जा है वो गर्मी के रूप में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, ये लिंडमैन का 10% का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY के लिए बजट अनुमान क्या है। 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट जारी किया गया है अनुमानित वो क्या है। क्या वो 60,000 करोड़ रुपए है, 80,671 करोड़ रुपए है, या फिर 79,590 करोड़ रुपए है। तो ये कितना है, तो ये है जो है आपका 80,671 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,671 करोड़ रुपए अनुमानित लगाई गई है बजट के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है। जो गोबर गैस है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन गैस होता है, या एथिलीन होता है। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक कह सकते हैं वो कौन है, वो है मीथेन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुख्य घटक में जो है वो आपका मीथेन है। जैसे दूसरे जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। इसमें से जो मुख्य है वो मीथेन है, बाकी अन्य गैसें भी इसमें सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइपों पर किसकी कोटिंग होती है। जो गैल्वेनाइज्ड पाइप होते हैं लोहे के, उसमें किसकी कोटिंग होती है, यानी उसके ऊपर जो है जो लोहे के पाइप होते हैं उस पर परत किसकी होती है। क्या वो जिंक की परत होती है, पारा की होती है, या फिर सीसा की होती है। तो अगर जो ये गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप होती है, अगर इसमें कोटिंग की बात करें कि ऊपर कौन सा लेयर लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है जिंक का। क्यों लगाया जाता है, ताकि जो ये गैल्वेनाइजिंग जो पाइप होते हैं इसमें जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए स्टील या लोहे या फिर जो अन्य जो है ज़्यादातर स्टील या फिर लोहे के ही होते हैं, उनमें जो है कोटिंग लगाई जाती है ताकि क्या हो, उसमें जंग ना लगे। ठीक है, तो किसकी लगाई जाती है, जिंक की लगाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया है। क्या वो लोहा है, एल्युमिनियम है, या फिर है तांबा। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा धातु प्रयोग किया है, तो वो था तांबा। ठीक है, तांबा जो है सबसे पहले इसका जो है खोज हुआ था और इसका ही प्रयोग किया था। लगभग 9,000 ईसा पूर्व में जो है इसका खोज किया गया था। यानी तांबा को जो है पहली एक ऐसी धातु थी जिसे मनुष्य ने 9,000 ईसा पूर्व में खोजा था और उसका प्रयोग में इसको लाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथेनाइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है।
क्या ये पेशियों में पाया जाता है, जो मांसपेशियां होती है उसमें होता है, मूत्र में होता है, या फिर चींटी के डंक में होता है? तो जो एक मेथेनाइक होता है जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ये जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चींटी के डंक में। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में, जिसको जो है फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहरीली मस्टर्ड गैस है, इसमें से कौन सी जो गैस है वो जहरीली मस्टर्ड के नाम से जानी जाती है? ठीक है, क्या वो गैस है, तरल है, ठोस है? यानी जो जहरीली मस्टर्ड गैस होती है, क्या वो गैस के रूप में होती है, तरल के रूप में होती है, या फिर होती है ठोस के रूप में? तो किस रूप में होती है? ये होती तरल यानी कि लिक्विड रूप में होती है। ठीक है, यानी द्रव रूप में होती है, ध्यान रखना है। जहरीली मस्टर्ड गैस किस रूप में होती है? तरल यानी कि द्रव, या फिर लिक्विड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका एक जलीय घोल है। सिरका एक जलीय, सॉरी यहाँ पे अम्लीय होगा, जलीय नहीं होगा। ठीक है, सिरका एक अम्लीय घोल है। सिरका एक अम्लीय घोल है। क्या वो ऑक्सालिक एसिड है, या फिर साइट्रिक एसिड है, या फिर एसिटिक एसिड? यानी जो सिरका है जो अमूमन लोग खाते हैं वो क्या है? वो ऑक्सालिक एसिड होता है, या फिर साइट्रिक एसिड होता है, या फिर एसिटिक एसिड होता है? तो जो सिरका का जो घोल होता है जो गर्मियों में लोग खरीदते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, वो क्या होता है? वो एक एसिटिक जो है एसिड होता है। जो सिरका का जो घोल होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद क्या है? सबसे बड़ा जो पद होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद होता है, या फिर भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है, या किसका होता है? तो राष्ट्रपति के बाद अगर दूसरा सबसे बड़े पद की बात करें कौन सा होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद जो होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति का होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है? क्या वो नरम लोहा है, जिंक है, या फिर है कोबाल्ट? तो ये कौन सा होता है? ये होता है नरम लोहा। नरम लोहा जो होता है उसका यूज किस में होता है? विद्युत चुंबक में होता है। ठीक है, जैसे जो विद्युत चुंबक लोहे होते हैं, निकिल है, कोबाल्ट है, इनसे बने जो कोर के चारों ओर लपेटे गए तांबे के तार की कुंडली से बने होते हैं। यानी कि ये जो विद्युत चुंबक जो होते हैं जिनका जैसे नरम लोहा होता है, ये क्या होते हैं? निकिल या कोबाल्ट से बने कोर के चारों ओर लपेटे गए तांबे के तार की कुंडली से बने होते हैं। इनका उपयोग विद्युत चुंबक में होता है, यानी कि इसमें जो है जो विद्युत तार वगैरह होते हैं उसमें इन सब का यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। वस्तु पर घर्षण बल किस प्रकार कार्य करता है? आरोपित बल की दिशा में करता है, या फिर आरोपित बल की विपरीत दिशा में करता है, या फिर संपर्क तल की लंब दिशा में करता है? तो किसी भी वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है वो सदैव तब काम करता है जब वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तभी घर्षण बल काम करता है जब वो क्या होता है? आरोपित बल की विपरीत दिशा में होता है, तब जो है वस्तु पर घर्षण कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है हमेशा। निम्न में से क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या वो बाघ है, हाथी है, शेर है, कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ होता है। राष्ट्रीय जो ध्वज होता है तिरंगा को कहते हैं। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान आप सभी को पता है जनगण मन है। ठीक है, अगर पक्षी की बात करें तो मौन है। राष्ट्रीय अगर पुष्प की बात करें तो आप सभी को पता होगा कमल है। वृक्ष जो है राष्ट्रीय वो बरगद है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पशु तो यहाँ एक बार पूछा गया, हो सकता है कि राष्ट्रीय पुष्प पूछ ले तो वो कमल होता है। राष्ट्रीय जो वृक्ष होता है वो बरगद होता है। राष्ट्रीय फल जो नेशनल फ्रूट होता है वो मैंगो यानी कि आम होता है। राष्ट्रीय नदी जो होता है वो क्या होता है? गंगा होता है। अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करी जाए तो वो डॉल्फिन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण कहाँ किया गया था? यानी कौन से जिला में ये मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया था? क्या वो नवादा था, बक्सर था, भागलपुर था? कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? नवादा में। ठीक है, नवादा जिले के जो कादिरगंज के पौरा गांव है वहां पे गंगा जल आपूर्ति योजना का क्या किया गया था? लोकार्पण किया गया था। ठीक है, नवादा जिला के
कादिरगंज के पौरा गांव में इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सरल मशीन नहीं है, निम्न में कौन सा जो है सरल मशीन नहीं है। ठीक है। क्या वो पेंच है, सिलाई मशीन है, या फिर है पच्चड़। तो वो क्या होता है, वो होता है सिलाई मशीन, जो सरल मशीन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोग कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित हैं। किसकी कमी के कारण भारत में लोग एनीमिया से पीड़ित हैं? क्या वो आयरन है, कैल्शियम है, या फिर है आयोडीन। तो भारत में या फिर जो भी लोग जो है एनीमिया से पीड़ित होते हैं उसमें किन की कमी होती है? तो होती है आयरन की कमी। आयरन की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। ठीक है। यह ज़्यादातर जो एनीमिया रोग होता है महिलाओं में होता है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में होता है? कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में होता है? क्या वो एसिटिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, या फिर है लैक्टिक एसिड। तो जो अंगूर, इमली या फिर केले में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो है टार्टरिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना है ये कौन सा है, ये है टार्टरिक एसिड, जिसको मौलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स किसके कारण होता है? जो रिकेट्स रोग होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, या विटामिन डी की कमी के कारण, या फिर विटामिन सी की कमी के कारण? तो रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। रिकेट्स रोग विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होगी? क्या गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, या फिर गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है? जो मकान की छत है उस पर अगर कोई भी बालक दौड़ रहा है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी? ठीक है। तो उसमें कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो दौड़ रहा है लगातार, तो उसमें कौन सा होगा? गति कर रहा, गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है। तो उसमें कौन सी होगी? चाहे बच्चा दौड़ रहा हो, कोई जानवर दौड़ रहा हो, मकान की छत पर दौड़ रहा हो, या फिर जमीन पर दौड़ रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा? गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों को क्या करती है? ठंडा रखती है। क्या वो वाष्पोत्सर्जन है, उष्णकटिबंधीय है, या फिर प्रकाश संश्लेषण है? तो पौधों को ठंडा रखने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? वाहन द्वारा चली गई दूरी जो होती है उसको मापने वाला जो उपकरण होता है, कि कोई भी वाहन कितनी दूरी चली है उसका जो मापने का उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं, क्रोनोमीटर कहते हैं, या फिर ओडोमीटर कहते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है ओडोमीटर। जो उपकरण वाहनों का जो है चली गई दूरी को नापता है या मापता है वो कौन सा होता है? वो होता है ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें सुनामी का परिणाम है। सुनामी का परिणाम कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी का सिकुड़ना होता है सुनामी का परिणाम, यानी जो सुनामी आती है वो किस वजह से होती है? पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसको सिकुड़ने से जो है सुनामी आती है, या फिर चक्रवात से आती है, या फिर समुद्री भूकंप से आती है। तो सुनामी जो होती है वो एक बहुत बड़ी लहर होती है जो कि समुद्र में आती है। ठीक है। और ये अचानक गति के कारण होती है। तो ये कौन सा जो है किसका परिणाम है? तो समुद्री भूकंप होता है जो समुद्र में सुनामी देखने को मिलता है। ठीक है। जिसमें लहरें जो है बहुत ऊंची पे जो है बहुत ऊंचाई पे लहरें चली जाती हैं। ठीक है। यानी कोई भी जैसे पानी, मान लीजिए जल है, लगातार ऐसे बहाव हो रहा है, जब सुनामी आती तो इतनी ऊंचाई पे लहरें चली जाती हैं। ठीक है। फिर ऐसे होती, फिर इतनी ऊंचाई पे चली जाती, ये होता है सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच में है? क्या वो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है? तो जो दोनों पर्वतीय श्रृंखला जो है दोनों नदियों के बीच में, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है जो पर्वतीय श्रृंखला, वो कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है हर बच्चों में लगाया जाता है, किस रोग के लिए लगाया जाता है? क्या ये टाइफाइड के लिए लगाया जाता है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए, या फिर पोलियो के लिए?
तो ये जो BCG का टीका हर बच्चे में लगाया जाता है, ये किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो आपका तपेदिक, जिसको टीबी कहते हैं, टीबी के लिए ये जो है लगाया जाता है, ताकि किसी भी बच्चे को ये रोग ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कौन सी कन्नड़ अभिनेत्री हैं जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? क्या वो भारती विष्णुवर्धन है, जयंती हैं, या फिर हैं लीलावती? तो ये कौन है? ये है लीलावती। लीलावती का जो अगर डेथ की बात करें तो ये जो है इनका जो डेथ हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ था, 85 वर्ष की थी। ठीक है, इन्होंने कई फिल्मों में जो है काम भी किया था। कौन है वो? लीलावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान कौन सी है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान कौन सी है? परमादेश है, उत्प्रेषण लेख है, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण है? तो ये कौन सी है? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये जो कि एक व्यक्ति के स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करती है, वो क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? जो इरिट्रिया देश है किस महाद्वीप में है? क्या ये एशिया में है, अफ्रीका में है, या फिर है ऑस्ट्रेलिया में? तो इरिट्रिया देश जो है वो कहाँ पे है? ये है अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये किसने कहा था? क्या वो दीनदयाल उपाध्याय थे, या फिर जो है केशव बलिराम हेडगेवार थे, या फिर माधव सदाशिव गोलवालकर थे? किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो वो है दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ठीक है, ये हैं कौन? दीनदयाल उपाध्याय, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? किसकी त्वचा जो है श्वसन अंग है? मेढक की है, शार्क की है, या फिर है किसकी? व्हेल की। तो किसकी है? ये है मेढक की। ठीक है, मेढक की जो त्वचा है वो श्वसन अंग है। ठीक है, यानी त्वचा से ही वो जो है क्या करते हैं? सांस लेते हैं। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जौ उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? चीन है, भारत है, या फिर है रूस? तो जौ उत्पादन में जो सबसे आगे देश है वो कौन है? रूस है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है? क्या वो कनाडा में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है? कहाँ पे है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल? तो ये है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो कि बहुत ही जो है एक तरह से कह लें कि एक बंजर भूमि है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल एक बंजर भूमि है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? इंपॉर्टेंट है, जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जो कि 1192 में हुआ था। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज को किसने हराया था? अकबर ने हराया था, शाहजहां ने, या फिर मोहम्मद गौरी ने? तो आप सभी को पता है तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1192 में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकोजीन किसके कारण बन सकता है? ठीक है, यहाँ पे बन सकता है लिखा है। आकोजीन किसके कारण बन सकता है? कैंसर के कारण, यानी आकोजीन किसका कारण बन सकता है, यानी किस रोग का कारण बन सकता है आकोजीन? कैंसर का, एड्स का, या फिर मलेरिया का? तो ये जो ऑकोजीन है ये क्या होता है? उत्परिवर्तित जीन होता है जिससे कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। तो इससे क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1935 में हुआ था, 1945 में हुआ था, या फिर 1949 में हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। यानी कि जो छोटे किसान होते हैं उनको कैसे परिभाषित किया गया है? वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र का मतलब होता है कि जितना उनके पास जमीन है, जो जमीन है उनके पास जिसकी जुताई करते हों, जितने में जुताई करते होंगे वही जो है माना जाएगा। ठीक है, जितने में जुताई करते होंगे उतना माना जाएगा कि मान लीजिए उनके पास 2 खेत हैं। ठीक है, लेकिन वो इसमें जुताई नहीं करते हैं, इसमें जुताई करते हैं, तो यही जुताई खेत वाला ही माना जाएगा कि इनके हिस्से का खेत है, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है,
तो कौन सा है? 1 हेक्टेयर से कम है, यानी जो जोत क्षेत्र है वो क्या 1 हेक्टेयर से कम है, 1 से 2 हेक्टेयर है, फिर 2 से 3 हेक्टेयर है। तो देश में जो छोटे किसान हैं जिनको परिभाषित किया गया है कि उनके पास जो है अगर जोत क्षेत्र है वो कितनी होनी चाहिए, तो 1 से 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। जो क्षेत्र वो जोतते हैं, अगर उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है जो जोतते हैं, जिसमें वो जो है अनाज उगाते हैं, तो वो क्या माने जाएंगे? देश में छोटे किसानों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारे पानी में विकसित पौधों को कहा जाता है। जो खारे पानी में पौधे जो है विकसित होते हैं या जो है एक तरह से रहते हैं, जो पौधे खारे पानी में उगते हैं, उनको जो है क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, या फिर मेसोफाइट्स कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है, जो पौधे खारे पानी में उगते हैं। ठीक है। फिलोलॉजी क्या है? ध्यान रखना है, जो फिलोलॉजी है वो क्या है? हड्डियों का अध्ययन है। यानी फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? क्या हड्डियों का, मांसपेशियों का, या फिर भाषाओं का? तो फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है भाषाओं का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाली नहीं है या फिर यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है। जल विद्युत श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, बिल्कुल सही है। जल विद्युत जो है इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, ये सही है। यह खत्म होने वाला नहीं है, ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है, ये भी सही है। तो इसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। किस राज्य में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? क्या वो बंगाल था, गुजरात था, या फिर था कौन सा? बिहार। तो कौन सा था? वो था बिहार। बिहार में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था। ठीक है। अगर ओदंतपुरी की बात करें तो ये जो है बहुत पुराने, यानी कि अगर हम इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में बिहार के बिहार शरीफ में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जो कि कहाँ पे था? बिहार में था। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की, तो इसकी स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम ने की थी, जो कि पाल सम्राट थे, यानी पाल वंश के सम्राट थे। उनका नाम था गोपाल प्रथम, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युगों में से असत्य का चयन कीजिए। निम्न युगों में से असत्य का चयन कीजिए। एक व्यक्ति दिया गया और खोज दिया, यानी कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने किसकी खोज करी? जैसे लुई पाश्चर है, किण्वन की खोज करी थी, बिल्कुल सही है। 1857 में लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिन्होंने पेंसिलिन की खोज करी थी, लेकिन एडवर्ड जेनर जो है वो रेबीज का टीका की खोज नहीं किए थे। ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है वो रेबीज के टीका की खोज नहीं किए थे, बल्कि किसके किए थे? वो किए थे चेचक के टीके की खोज। ठीक है। रेबीज के नहीं बल्कि चेचक के टीके की खोज किए थे कौन? एडवर्ड जेनर। कब किए थे? 1796 में। 1796 में चेचक के जो टीके होते उसकी खोज करी थी, कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। तो ये असत्य था, असत्य पहचानना था, तो यही गलत है, बाकी आपके सही हैं। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने जो है पेंसिलिन की खोज की थी। कब की थी? तो 1928 में इसकी खोज इन्होंने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? जो विक्रमशिला विहार है उसके संस्थापक कौन थे? क्या वो गोपाल थे, देवपाल थे, या फिर थे धर्मपाल? तो विक्रमशिला के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? धर्मपाल। ठीक है। अगर इसकी विक्रमशिला विहार की स्थापना की बात करें तो ये जो है ये भी 8वीं शताब्दी में हुआ था। ये कह लें कि 8वीं शताब्दी के अंत या फिर 9वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, यानी दोनों के मिड में हुआ था। ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि क्या है? इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की जो मूल लिपि है वो क्या है? क्या वो सिंधु है, खरोष्ठी है, या फिर है ब्राह्मी? तो इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की जो मूल लिपि मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? ब्राह्मी मानी जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण में दिया है। अभिकथन दिया है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही होती है। कोई भी जीव हो उसको जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, ये भी सही है। ठीक है। यानी पौधों के लिए भी जल आवश्यक है क्योंकि जो बीज का अंकुरण है उनका वो जो है शुष्क स्थिति में यानी कि सूखे में नहीं हो सकता है, उनके लिए भी जल की आवश्यकता है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। ठीक है। तो इसमें पहला ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है। जो दरभंगा जिला है उसके दक्षिण भाग में कौन सा जिला है, क्या वो मधुबनी है, सहरसा है या फिर है समस्तीपुर। तो दरभंगा जिला के जो दक्षिण की बात करें कौन सा जिला है तो वो है समस्तीपुर। ठीक है, कौन सा जिला है दक्षिण में, है समस्तीपुर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कौन सा है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर विटामिन है। तो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में जो मदद करता है वो है कौन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, मेरियाना गर्त कहते हैं, कच्छ की घाटी कहते हैं या फिर बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर बंगाल की। तो पृथ्वी पर स्थित जो सबसे गहरे स्थान होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेरियाना गर्त कहते हैं। ठीक है। अगर मेरियाना गर्त की बात करें ये कहाँ पे है तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर गहराई की बात करें कि जो मेरियाना गर्त है इसकी गहराई कितनी है तो 11,022 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, सॉरी गहराई है, इतना गहरा है। ठीक है। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। बीपीएससी तैयारी थर्ड का पेपर दे रहे हैं और ये आपका जो है बिहार से निकलती है वैकेंसी। तो बिहार के बारे में A to Z आपको जानकारी होनी चाहिए। बिहार का लोक नृत्य क्या है, बिहार के जो है जो राज्य की पशु या पक्षी या ये सारी चीज़ें पूछी जाती वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, क्या वो झिझिया है, तमाशा है या फिर है कथक। ठीक है। तो बिहार का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, वो है झिझिया। झिझिया जो है बिहार का लोक नृत्य है। और अगर तमाशा की बात करें तो तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है तो यह है महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है, यह महाराष्ट्र का। अगर कथक की बात करें, कथक कहाँ का है तो ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है कथक। ठीक है, ध्यान रखना है। झिझिया कहाँ का है, बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है। भारतीय महिमा का जो अंतिम सूर्य के लिए जो सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये शिवाजी के लिए किया गया है या फिर पृथ्वीराज के लिए या फिर जो है हेमू के लिए। तो किसके लिए किया गया है, अंतिम सूर्य किसको कहा गया है तो ये किया गया है हेमू को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है। धमनियों के संबंध में जो कथन सही है वो हमें बताना है। पहला है कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक लाती, जी नहीं। इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है, ये भी गलत है। पहला ही सही है, यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाए क्योंकि हमें सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। किसको, क्या वो बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन था, होम रूल आंदोलन था या फिर असहयोग आंदोलन था। तो कौन था, वो था बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं। जो दांत का सबसे कठोर भाग होता है वो कौन सा होता है, क्या वो गम लाइन होता है, दंत वल्क होता है या फिर होता है लुगदी। तो दांत का जो सबसे कठोर भाग माना जाता है वो माना जाता है दंत वल्क। ठीक है, दंत वल्क जो है दांत का सबसे कठोर हिस्सा है। ये जो है जो दंत शिखर होता है उसको ढकता है और ये बहुत ही कठोर भाग होता है जिसको जो सफ़ेद हमें दिखता है भाग वही होता है दंत वल्क। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये आज की क्लास के टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी तैयारी जो है किस तरीके से हो रही है या हो पाई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं